आदरणीय श्याम बिहारी मिश्रा जी, अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, आदरणीय बाबूलाल गुप्ता जी, चेयरमैन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापारी संघ, हमारे वरिष्ठ मंत्री ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, जयपुरी पूर्व मेयर बहन श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, राजेंद्र खंडेलवाल जी, सुरेश अग्रवाल जी, हेमेंद्र गंगावत जी, हनुमान गोयल जी, केदारनाथ जी अग्रवाल, मनोज मुरारका जी, रामावतार अग्रवाल जी, बाबूलाल जी गोयल, रामचंद्र जी नाटानी जी और तमाम हमारे अन्य संघ के पदाधिकारीगण, उपस्थित अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि व्यापार एवं उद्योग अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन आप लोगों ने किया। उस अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है और क्योंकि इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम का एहसास था कि सुबह आज मैं बिरला ऑडिटोरियम से सीधा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा बीकानेर नौका, सीधा आकर के मैं अभी एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर आया हूँ। मैंने बाबूलाल गुप्ता जी कलवाया, हो सकता है कि 6 बज जाए, 6:30 बज जाए, आऊँगा मैं जरूर, पर मैंने कोशिश की वहाँ पर नोखा में कि मैं किसी ढंग से टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो मुझे खुशी है कि एयरपोर्ट पे मैं अपने आप को तैयार करके आपके बीच में हाजिर हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बातें कही, आप लोग 2 दिन बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे और आपके सुझाव होंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो भी सुझाव आप देंगे विचार मंथन के बाद में, उस पर सरकार पूरी तरह गौर करेगी और प्रयास करेगी कि आपको अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे मिल सके। मैं सबसे पहले अपनी ओर से जो भी हमारे डेलीगेट आए हैं जयपुर राजस्थान के बाहर के भी, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि जयपुर में ये आपने कार्यक्रम, जो आपका 38वां कार्यक्रम है, 38वें कार्यक्रम के मायने रखते हैं, जो आज आप यहाँ पर आयोजन करने जा रहे हैं। और ये समय जो बहुत उपयुक्त है, ऐसे सम्मेलन पूरे देश में होने चाहिए, क्योंकि जो देश के हालात बने हुए हैं वो चिंता का विषय बना हुआ है। कोई मुल्क की अगर अर्थव्यवस्था तकलीफ में होती है तो पूरा मुल्क तकलीफ में आ जाता है। अभी जो स्लो डाउन है, आर्थिक रूप से जो संकट की घड़ियाँ हैं, जिनमें कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरा व्यापार बहुत फूल रहा, मैं बहुत ही आराम की स्थिति में हूँ। जहाँ मिलो, बम्बई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, जयपुर में, सब कहेंगे साहब अभी व्यापार थोड़ा ठंडा है। प्राइवेटली बात करेंगे तो कहेंगे बहुत तकलीफ में हम लोग हैं, बहुत ही, रियल एस्टेट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वो स्टील का उद्योग हो, सारे लोग कहेंगे कि साहब बहुत संकट में है, बहुत व्यापार ठप चल रहा है। और पब्लिकली बोलेंगे तो सब चुप रहेंगे। इस पे भी रहस्य है, ये भी रहस्य है कि क्या रहस्य है कि आप पब्लिकली तो आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, तकलीफ में हम लोग सब हैं। और जब तकलीफ में होते हैं तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ये बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार आप यहाँ आए हैं, उसी प्रकार के अगर सम्मेलन सब जगह होते हैं, दिल्ली भी हो चाहे और जगह हो, तो सरकार पे दबाव पड़ता है। चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, किसी राज्य की हो या केंद्र की हो, दबाव पड़ता है, तब जाकर के फैसले करने में या नए फैसले करने में या स्थिति को ठीक करने में मदद मिलती है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भी अपना एक जो आपका निर्णय है उसका भी एक असर पड़ेगा, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और क्योंकि संकट में अगर है व्यापार, कोई भी राज्य कोई भी देश, अगर इन्वेस्टमेंट आएगा डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, नंबर 1, नंबर 2 एक्सपोर्ट होगा उस देश से, नंबर 3 परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ही व्यापार आगे बढ़ेगा, फलेगा। अभी परचेजिंग पावर लोगों की कम होती जा रही है, कम हो गई है और उसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में भी ऐसी स्थिति आई थी जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी मंदी थी और देश के अंदर भी मंदी का दौर आया था। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जो अपना आप में बहुत बड़े विश्व की मानी हुई हस्ती है, एक्सपर्ट है इकोनॉमिस्ट के। जिस रूप में पैसा पंप किया गया, जिस रूप में परचेजिंग पावर बढ़ाने के प्रयास किए गए, उसके कारण मंदी रही, पर उसका इम्पैक्ट कम दिखा लोगों को, कम रहा। अभी जो हालात है वो थोड़ा नाजुक हालात है। लोगों के जहन में ये बात है कि ये स्थिति बन सकती किसी भी सरकार के वक्त में, पर सरकार केंद्र में जो अभी है उनको जितनी चिंता होनी चाहिए उतनी चिंता लोगों को नजर नहीं आ रही है। हो सकता है नजरिया लोगों का अलग हो, पर लोगों को लगता है कि और मुद्दे हो सकते हैं जो उस सरकार की प्रायोरिटी हो, उनके मैनिफेस्टो में हो, वो अपनी जगह हो सकते हैं। पर जब पूरे मुल्क का फ्यूचर हो, दांव पे लगा हुआ हो, तो तमाम मुद्दों को प्रायोरिटी बदल जाती है। जैसे कुछ सरकारें जब बनती है, अलायंस से बनती है, आपस के अंदर गठजोड़ से बनती है, तो उस वक्त में CMP बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। जैसे वाजपेयी के वक्त बना था, कई पार्टियां उनके साथ जुड़ी जो कि उन पार्टी, जिस पार्टी में वाजपेयी जी बीजेपी में थे, उनके अलावा पार्टी थी, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। हमारी प्रायोरिटी पहले ही रहेगी जो हम लोग बैठ के बनाएंगे। इस सरकार को भी चाहिए कि पहले वो प्रायोरिटी वो तय करे जिसमें पूरे देश का फ्यूचर, देश के अलग वर्ग, सभी व्यापारी वर्ग हो, चाहे उद्योग उद्यमी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, छात्र हो, युवा हो, उनका फ्यूचर कैसा है। और नौकरी लग नहीं पा रही है, नौकरी जा रही है। कई लोग आप मजबूरी में संख्या कम की होगी आपने, या आपने नहीं की होगी तो उद्यमी ने की होगी, छोटे बड़े व्यापारी ने की होगी, पर सब जगह संख्या कम होने की रिपोर्ट आती है। तो नौजवान पीढ़ी इस देश के अंदर 3/4 से अधिक हो जिस मुल्क के अंदर, अगर हम समय रहते हुए उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वही लोग जो है उनमें से फिर आप देखते हैं कि कई लोग जो खबरें आती है, नौजवान लोग कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई और कोई ऐसे काम कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। तो तमाम डिपेंड करता है कि व्यक्ति, एक नौजवान के सामने क्या फ्यूचर उसका, क्या वो सोचता है, किस प्रकार से उसकी कॉन्फिडेंस उसको है कि नहीं मैं तो नौकरी करूंगा या काम धंधे शुरू करूंगा या कोई उद्योग लगाऊंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा। ये तमाम डिपेंड करता है उसके ऊपर। उन हालातों में ये मुल्क चल रहा है। और जब नौकरियां जा रही आ नहीं रही है, वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरी लगाएंगे प्रतिवर्ष, और लोगों को याद आता है कि 2 करोड़ के वादे किए थे और उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि नौकरियां लगनी तो दूर है, नौकरियां जा रही है। तो ये तमाम बातें जो है उस माहौल में आप लोग यहाँ बैठे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुल करके यहाँ चर्चा करेंगे। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, केंद्र से भी राज्यों से भी, चाहे वो कृषि मंडी के व्यापारी हो, चाहे वो किसी क्षेत्र के व्यापारी हो, उद्यमी हो। हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार आती है, हम लोगों ने जो लघु सूक्ष्म उद्यमी के लिए हम लोगों ने MSME 2019 एक्ट बनाया,
जिसमें 3 साल तक कोई नौजवान को या किसी उद्यमी को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, वो जमीन ले, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा पूछने के लिए, कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा, कोई ना जमीन कन्वर्ट करानी पड़ेगी, वो अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, 3 साल वो जमा लेगा। इस प्रकार की हमने कई फैसले किए। हमारी जो औद्योगिक नीतियां आई अभी, चाहे विकास की आई हो, चाहे वो निर्यात की आई हो, चाहे निवेश की आई हो, बहुत शानदार आई है। आप मेरे जो उद्यमी बैठे होंगे या आप मेरे जो जानकारी रखते होंगे, आज पूरे मुल्क के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है उनकी सब लोग तारीफ करते हैं, सब लोग तारीफ करते हैं। सब लोग का मतलब सब लोग, जो मिलता है इन उद्यमी जनरली वो तारीफ नहीं करेगा। सरकार की कोई नीति की आसानी तारीफ नहीं होती है, आप जानते हैं इस बात को, सही बात है। बहुत मुश्किल से बड़ी कंजूसी करनी पड़ती है आप लोगों को, पर अगर नीति वास्तव में अच्छी है तो फिर तारीफ के आपको अल्फाज निकलते निकलते मुंह से। अभी स्थिति ऐसी है कि शानदार पॉलिसी लाए हम लोग। उसके अलावा सोलर पॉलिसी, हमारी विंड पॉलिसी, जो पॉलिसी आ रही है वो बहुत शानदार आ रही है। उसके कारण से तमाम उद्यमी अभी वेलकम करते हैं, पर निवेश आना बहुत जरूरी है, किसी राज्य के लिए भी और देश के लिए भी। बिना निवेश आए हुए ना व्यापार बढ़ सकता है, ना उद्योग बढ़ सकते हैं, ना मजदूरी मिल सकती है, ना परचेजिंग पावर बढ़ सकती है। बिना परचेजिंग पावर बढ़े हुए व्यापार कैसे बढ़ेगा? सिंपल बात है। इसलिए ये तजवीज़ हम भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी संकट में अगर केंद्र है तो राज्य भी संकट से अछूते नहीं रहेंगे। खैर आपने पढ़ा होगा मेरा स्टेटमेंट भी, करीब 19,000 करोड़ रुपए जो हमें संविधान के अंतर्गत मिलते हैं राज्य को, जो टैक्स में हिस्सा होता है, जो ग्रांट होती है, हमारा जीएसटी का बकाया भी है, जीएसटी की किस्तें होती है। जीएसटी का कलेक्शन केंद्र का खुद का कम हो गया तो पूरे देश में उसकी कटौती हो रही है। अगर जीएसटी के और रेवेन्यू अगर कलेक्शन कम है जीएसटी के अलावा भी, तो ग्रांट कम हो रही है। अगर राज्यों के जो स्कीम केंद्र की होती है, जिसमें 90% केंद्र, 10% राज्य देते थे, तो पानी की योजना थी, दूसरी योजना थी 70-30, 60-40, अब सबको बराबर कर दिया, 50% कर दिया। कहने का मतलब कि अभी संकट के दौर सरकारों के सामने पैदा हो गए। उन स्थितियों में अभी सरकारें चल रही है, केंद्र की भी राज्यों की भी चल रही है। तो आप सोच सकते हो कि संकट कैसे समाप्त हो, वो चिंता करने के लिए आप बैठे हुए हो। हम आप भी चिंता में सही होना चाहते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आया हूं कि हम जान सकें, पहचान सकें, बारीकी से अध्ययन कर सकें कि वास्तव में राजस्थान का जो व्यापारी है उनको क्या क्या समस्या हैं। अभी हमने प्री बजट रखी थी, तब भी कई सुझाव आए थे, कुछ हम लागू कर पाए हैं, कुछ कर पाएंगे में प्रोसेस चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जब ज़्यादा राहत मिल पाएगी आप लोगों को। इस प्रकार हमारा प्रयास है। पर एक सम्मेलन के माध्यम से जब आप 2 दिन बैठेंगे, और मुझे अच्छा लगा कि आपके मिश्रा जी ने जो बातें कही, इसलिए मैं चाहता था वो बोले, अवश्य बोले थे। हमारे वरिष्ठ हैं वो श्याम बिहारी मिश्रा जी, तो मैंने कहा ये नहीं बोलेंगे तो ये अधिवेशन मेरे सामने नहीं बोल पाएंगे तो मेरे लिए तो अधूरा रहेगा। इसलिए मैंने जानबूझ को इशारा किया कि आप तो माइक वाली परवाही मत कर, चले जाओ। हमारे इवेंट मैनेजमेंट वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लच्छेदार कमेंट्री, इम्प्रेसिव कमेंट। तो मैंने कहा उस चक्कर में तो मेरा नाम पुकार लेंगे, तो मैंने इशारा किया आप चलो। अच्छा लगा वो आए, वो इतने अनुभवी हैं, पूरे देश के अध्यक्ष हैं, सब राज्यों में शाखाएं हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अभी कह बातें इतनी कम है, ये तो नीतियों की बातें हैं।
और सरकार की नीति हमेशा ये रहेगी अभी इस संकट की घड़ी में हम लोग कैसे बैलेंस करके चले, जिससे कि सरकार का रेवेन्यू भी रुके नहीं, वरना तो केंद्र से बड़ी इमदाद नहीं मिल रही है और फिर राज्यों से नहीं मिल रही, तो कैसे काम चलेगा। हम लोग चाहेंगे बैलेंस करके ये समय निकालें और अच्छे दिन आएंगे कि बातें पहले सुनते थे, वो तो अच्छे दिन आए नहीं। दिन वो के हो रहे हैं और अच्छे दिन की अभी भी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बार आपने उनको कामयाब किया है, दूसरी बार कामयाब किया आप लोगों ने। कामयाबी उनको करते हो और फिर और भी उनको देते हो, ये काम कुछ हो नहीं रहा है। हम भी बुरे नहीं हैं आपके लिए, हम भी आपके अपने हैं। हम भी आपके हैं। वो जो बात छोड़ दीजिए, हम आपके हैं कौन, वो बात नहीं है। हम आपके हैं, आप हमारे हो और आप मेरिट पे चलो, मेरिट पे चलो। बहुत 70 साल से आप साथ दे रहे हो और बाबूलाल गुप्ता जी जैसे कई लोग हैं जो जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आप मैंने कई लोग होंगे जो, मैं कोई ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, इशारे में कर रहा हूँ। कहने का मतलब कि आप हमें ये मत समझो कि हमारे व्यापार के विरोधी है। मैंने सिमड़ी से देखा, पहली बार जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी तब से मैं देख रहा हूँ। मैं व्यापारियों के बाद कृषि मंडी में जाता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ। मेरी नीचे रही शुरू से, मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा राजस्थान के अंदर, 2 बार मैं एआईसीसी के महामंत्री बना और 30वीं बार मैं आपकी दुआओं से मुख्यमंत्री हूँ। पर मैं हमेशा जाता हूँ मेरी कृषि मंडियों में, वहाँ गपशप करता हूँ। 77 में लोग कहते थे कि साहब पैसा तुम कमाते जब राज कांग्रेस का होता तब कमाते। उस पर भी मैं सुनता था अरे मैं जिंदाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे मन की बात कर रहा हूँ। मन की बात सुननी पड़ती है हर वीक अपने को, हर संडे को मन की बात सुनते हैं। मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ आपको, दिल की बात। उस वक्त मैं सुनता था कि पैसा तो हम कमाते जब कांग्रेस राज होता है और बीजेपी राज आते ही जनता पार्टी राज आया उस वक्त में, तो साहब सब धंधे ठप हो गए। आज मैं ही सुनता हूँ, तो पता नहीं कोई कारण होंगे, उसमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैंने कोई रिसर्च की भी है, कोई रिसर्च की भी है कि देश के व्यापारी वर्ग को किस प्रकार से कन्विंस करें, कौन सा रास्ता, किसकी नीति है, किसके कार्यक्रम, किसके सिद्धांत महात्मा गांधी के जमाने के चले आ रहे हैं, वो क्यों ज़्यादा ठीक है। मैंने रिसर्च की है और उस रिसर्च के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपको मान सम्मान जो है वो आप महसूस करते हो कि साहब ये लोग मान सम्मान देते हैं। पार्टी हमारी है तो जनसंघ है या बीजेपी है, एक महसूस करते हैं आप लोग, मुझे मालूम है। तो उस भावना को हम लोग आपका दिल जीत के तोड़ना चाहेंगे, मैं कहना चाहता हूँ। हम चाहेंगे कि ऐसे काम करें, ऐसी नीतियाँ लाएं, ऐसी बात कहें जिससे आपको लगे कि हमें व्यापार के साथ साथ में देश की चिंता करनी है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की। हमने भी राजस्थान में गौशाला में मामला था, हमने गायों के लिए, आपको खुशी होगी राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर, जब मैं मुख्यमंत्री था सेकंड टाइम 5 साल पहले, तब मैंने पहली बार राजस्थान के अंदर गौ माता के लिए अलग से डायरेक्टरेट बनाया, निदेशालय बनाया, मैंने अलग एक बनाया। मुझे अभी बाबूलाल जी कहते 45
गौशाला ऐसी है आपके यहाँ, क्या कहते हैं, जो मतलब नहीं, कृषि मंडी है जो कि गौशाला चलाती है। आपने कहा था मुझे अच्छा लगा कि कृषि मंडियों वाले गौशाला चला रहे हैं, तो हमने भी इमदाद देने के लिए अलग से निदेशालय बनाया मैंने पिछली बार। फिर नई गवर्नमेंट आई तो खाली उसका नाम बदल दिया, निदेशालय विभाग कर दिया, कोई बात नहीं। 600-700 करोड़ में सेट लगाया, उसको हम लोग बांट रहे हैं गौशाला में। नंबर 2, हमने एक नया काम किया राजस्थान में, जो विभाग बनाएंगे बाद में, कि जो माहौल देश में है, आपने पढ़े होंगे आजकल आर्टिकल इतने आते हैं केंद्र में, इंग्लिश में, हिंदी में, दुनिया भर के आर्टिकल ये कहते हैं कि वही राज्य, वही देश प्रगति कर सकता है जहाँ पर सामाजिक समरसता हो, सामाजिक सौहार्द हो। जैसे हम कहते हैं कि एक परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर नहीं आ सकता कभी। एक गांव में झगड़े होते हैं आप पर, क्या है, तो गांव में गुटबाजी चलती है, गांव में विकास नहीं होता। वही बात लागू होती है कि जिले के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए। ये बात तो मैं लंबे समय से कहता आया हूँ। अब मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ आजकल, एक थीम आ गई है कि अगर देश की जो अर्थव्यवस्था की बात करें या देश को आगे बढ़ाने की बात करें, अगर ये सामाजिक सौहार्द नहीं होगा देश के अंदर, सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलके नहीं चलेंगे, तो देश की इकोनॉमी नहीं सुधर सकती है। इकोनॉमी से जोड़ दिया एक्सपर्ट ने, विशेषज्ञों ने, ये स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में फॉर्चुनेटली मैंने 1 साल पहले यहाँ पर नॉन वायलेंस और पीस, शांति व अहिंसा का मैंने एक प्रकोष्ठ बनाया, सरकार के अंदर बनाया है। और मैं चाहूँगा कि राजस्थान में सभी जाति सभी धर्म के लोग हम मिलकर चलें, जिससे यहाँ का उद्योग धंधे फले फूले। आपके जितने संगठन हैं, जितने आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उद्यमी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो भी हैं, हम सब मिलकर कैसे राजस्थान में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, जिससे कि नौजवानों को उनका भविष्य दिखे, गलत रास्ते को नहीं जाएं, और सब मिलकर हम कैसे राजस्थान के विकास में भागीदार बन सकें, ये हमारी सबकी सोच होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन आप करने के बाद मैंने बाबूलाल गुप्ता जी को कहा है कि आपकी जो राजस्थान की कार्यकारिणी है, 100-150 लोग जो भी है, उनको आप अगले महीने आप बुलाएं जयपुर। मैं खुद आके उनके साथ बैठूंगा, इंटरेक्शन करूंगा, और घर पे बुलाऊंगा चाय पे। ये मैंने कहा उनको। तो ज़्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है, एक बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था। अब ये जो अभी महेश जोशी जी कह रहे थे आपको, निरोगी राजस्थान, ये हमारी सरकार की थीम बन गई है। थीम बनाना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से। हम चाहते हैं कि इस थीम के आधार पर सरकार हमारी इसको प्रायोरिटी बनाए कि कैसे हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, दवाओं की जरूरत नहीं पड़े, और सब लोग मिलकर के कैसे हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ सकें, जिससे कि जो बीमार की स्थिति बनी हुई है, जिसमें बड़े रूप में राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जहाँ पर पूरी तरह दवाएं फ्री हैं, और दवाओं के साथ साथ में अभी मैं आया वापस सरकार में इस बार, तो हमने उन दवाओं की संख्या बढ़ा दी है। उनको हमने कर दिया है कि हार्ट की बीमारी, कैंसर की, किडनी की, इन सब की बीमारियों की दवाएं जोड़ दी हम लोगों ने, और ये हमने भी किया है। तो ये हमने अभी फैसला किया है। और टेस्ट फ्री राजस्थान में, सोनोग्राफी फ्री, डायलिसिस फ्री, सिटीजन 60 साल के बड़े हैं या बीपीएल उनके लिए सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री। मोदी जी जब थे मुख्यमंत्री गुजरात के, उस वक्त से हम लोगों ने कर रखा था। उनकी टीम यहाँ आई, हमारी टीम आ गई उनको बताने के लिए। तो तब से हम लोगों ने इस काम को किया, जिसकी WHO ने तारीफ करी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, पूरे देश में हर राज्य में चर्चा हो रही है। इसको हमने और मजबूत किया आने के बाद में। और मैं चाहूँगा कि ये जो है बड़े रूप में हम इस काम को और आगे बढ़ाए आपके आशीर्वाद से। और इसी रूप में हमने
निरोगी राजस्थान इस बार हाथ में लिया है कि और ज़्यादा बीमार पड़े नहीं व्यक्ति, क्योंकि आप देखते हो दिल्ली से कुछ साथी आए हमारे। दिल्ली में जो पर्यावरण और प्रदूषण फैल गया है, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इंडस्ट्री को बाहर भेज रहा है, बार बार तकलीफें होती है, पर फिर भी हल नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली में मतलब में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी जाके आते वहाँ पर तो महसूस होता है। तो आप समझ जाइएगा कि राजस्थान जो है, हम चाहेंगे कि प्रदूषण प्रदूषण की बीमारी खत्म हो, साथ में पर्यावरण अच्छा बने, और निरोगी राजस्थान को हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज हो, जीवन शैली चेंज हो, शुद्ध स्वस्थ रहे वातावरण घर के अंदर बाहर का, और बाकी स्पोर्ट्स भी है, योग भी है, नेचुरोपैथी भी, जो भी है, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, सब जगह हम लोगों ने एक थीम दी है। कैंपेन शुरू हो गया हमारा। और जो अपनी कहावत पुरानी, जो आप शायद जानते होंगे, पहला सुख निरोगी काया, इस थीम को लेकर चल रहे हैं हम लोग। सुख तो 7 बताए गए हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, आप जानते हैं, नहीं जानते हो गूगल में देख लेना, गूगल आपको सब बता देगा। राजीव गांधी तो जिंदा नहीं, पर उनका जो सपना था 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर भी और इंटरनेट भी, वाईफाई भी, मोबाइल फोन सब आ गए। हालांकि वो अलग बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसका उपयोग या दुरुपयोग सब होता है। पर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, पहला मैं भी सुना दूँ, मेरे पास मैंने गूगल में डाउनलोड आपके लिए किया है, यहाँ बैठे बैठे अभी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, जिसमें आप सब जानते हो माया का क्या महत्व है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, पत्नी जो है सुलक्षणा नारी होनी चाहिए। चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो सुंदर वास, छठा सुख हो अच्छा पास, पड़ोसी सब अच्छे होने चाहिए। सातवां सुख हो मित्र घनेरे, अच्छे मित्र हो, अच्छे मित्र हो, और नहीं जगत में दुख बहुत तेरे, कोई दुख नहीं जगत में फिर। पर मैं कहना चाहूंगा, ये सभी सुख जो है, पहला सुख जो है, अगर काया निरोगी नहीं है, सही स्वस्थ नहीं है, तो ये बाकी सुख कोई काम के नहीं लगते व्यक्ति को। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा, आप कृपा करके इस सम्मेलन से संकल्प लेके जाए कि हमारा जो अभियान सरकार का रहेगा निरोगी राजस्थान का, उसका आप आगे बढ़ाएं। घर घर में हम लोग पंप करेंगे, पैम्पलेट भी, पोस्टर भी, एक एक गांव में एक एक, आप भी नाम दे सकते हो, CMHO को, डिप्टी CMHO को, CSC, PSC, सब सेंटर में जो गांव में सोशल वर्कर है जो काम करना चाहता है, एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष, उनको बनाएंगे स्वास्थ्य मित्र बनाने जा रहे हैं, जिनको कार्ड देंगे हम लोग। अगर गांव में कोई सीरियस बीमार है, ऐसी बीमारी जो मालूम नहीं पड़ रही है CSC PSC को, वो धक्के खा रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो हमारा जो स्वास्थ्य मित्र होगा, वो उसको लाइसेंस होगा एक प्रकार से कि वो बड़े अस्पताल में जाकर के प्रायोरिटी भी दिखा सके। इस प्रकार से ये हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है। डॉक्टर को देवी सिटी है बेंगलोर से, उनको बुलाया हमने, मिस्टर शिव सरीन है दिल्ली में, राजस्थान के वो लीवर के एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाया हमने, कैंपेन शुरू कर दिया है। और आपको जान के खुशी होगी, राजस्थान में 2 हार्ट के रिप्लेसमेंट के काम हो चुके राजस्थान, SMS कर रहे हैं। अभी पिछले 15 दिन में ही 2 हार्ट के रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, हार्ट बदलना किसे कहते हैं। और जल्दी हम लोगों ने सैंक्शन दे दी है, लीवर ट्रांसप्लांट का काम भी SMS में होने लग जाएगा, तो राजस्थान को हम चाहते हैं कि एक, अभी भी राजस्थान, दिल्ली में, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के सब लोग आते रहते हैं, इतना पॉपुलर आपका SMS हो चुका है, एम्स के बराबर संख्या हो गई यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इस काम में मेरा साथ दें निरोगी राजस्थान के अंदर, और आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, जो भी आपको लगे, किस रूप में आप सोसाइटी बना करके, जैसे हमने जनता क्लिनिक शुरू करी है मोहल्ला क्लिनिक की तरह,
तो हम चाहेंगे कि सब तरह से हम लोग अगर इस काम को सब मिलके पूरी राजस्थान की जनता खुद ही अभियान के रूप में आगे बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि ये काम ज़्यादा कामयाब हो पाएगा। उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। यही बात कहता हूँ मैं, पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ 2 दिन के सम्मेलन की रिपोर्ट मेरे पास आप भेजेंगे, सरकार उस पर गौर करेगी। हम चाहेंगे किस प्रकार आपको जो आपकी सुझाव है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के राजस्थान के जो सबका सपना एक ही होता है, हमारे प्रदेश, हमारे प्रदेशवासी को हम लोग कैसे किस प्रकार से हम लोग सुखी व समृद्धिशाली बना सकें, प्रदेश आगे बढ़ सकें। क्योंकि राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो पहले कोई ज़माने में सूखा व अकाल पड़ते रहते थे और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, आज भी समस्या बहुत ज़्यादा, परंतु फिर भी मानसून का मिजाज बदला है और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि चहुमुखी विकास राजस्थान कैसे हो, उसमें व्यापारी वर्ग की भी, उद्यमी की भी, सभी वर्गों की भागीदारी हो। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।